ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी on the basis of enthalpy of hydrogenation। याद है लिखाया भी था कि या तो हाइड्रोजनेशन हो सकता है, हीट ऑफ कंबशन का डेटा हो सकता है, कोई भी डेटा आपको दे सकता है, आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालने आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको भी एक क्वेश्चन के इससे कर लेते हैं, ठीक है, कि आप लोग को समझ में आ जाए क्या है। सर आपने जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन कब करने वाले हो? अभी पहले एक बार सिलेबस से बात कर लेते हैं, बता दूंगा इला। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा जैसे मान लो तुमको इसका दिया हुआ है वैल्यू, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन उसमें बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन, सब कम ही होंगे डाउट्स, बन रहे हैं ना। -119.5 किलो जूल, ठीक है, एंड द एक्सपेरिमेंटल of cyclohexene, sorry, of benzene is -205 किलो जूल पर मोल। डेटा शायद मुझे एग्जैक्टली 205 ही रख लेता है। फाइंड रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, चलो इसमें देखो क्या करना है। इन्होंने दिया है साइक्लोहेक्सीन, मालूम है कैसा है साइक्लोहेक्सीन, इसको बोलते हैं, और इसका हाइड्रोजनेशन कराया तो ये बना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका डेल्टा एच कितना दिया इस रिएक्शन का, -119.5। ये क्लियर है। उन्होंने एक बार बेंजीन का कराया। अच्छा ये बेंजीन का जो कराएंगे कौन सा लिखें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल लिखें, ये जो एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है ना, तो बेसिकली बेंजीन का एक बार कराया, और ये बना। इसमें कितना एनर्जी दिया है, इसमें -100 एंड कितना है, -205। 205 ना। आपको रेजोनेंस एनर्जी पूछ रहा है। अच्छा देखो कैसे करते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने में एक बॉन्ड को कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 119.5। ये बोल सकता हूँ, ये जो एक बॉन्ड है इसको हाइड्रोजनेट करने में 119.5 हो रहा होगा। इनफैक्ट साइंटिस्ट भी यही किए होंगे, उन्होंने पहले साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजनेट किया, 119.5 किलो जूल्स बाहर निकला। तो उन्होंने सोचा जब एक बॉन्ड में जब पूरा का पूरा हाइड्रोजनेट हो रहा है, तो अगर 119.5 निकल रहा है, तो बेंजीन को अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो कितना एनर्जी निकलना चाहिए इस रिएक्शन का, 3 into -119.5। यस दिस वाज देयर थिंकिंग। ये उनको भी लगा था कि ये इतना होना चाहिए। मैं 119 ही कर देता हूँ यार, 0.5 लेकर के कौन। सर ठीक पर है, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, तो हाँ कुछ अलग होएगा।
अलग हो जाएगा। तो बेसिकली 357। 357 आना चाहिए था, दिस इज एक्सपेक्टेड। लेकिन तुम देख रहोगे जब वो लोग एक्चुअली में किए होंगे तो ये आ गया एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इतना है, तो इसका मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को 1 बोलूं, अगर मैं 1 - 2 करूं तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 करूंगा तो यहां से यहां जाना है, और इसी को याद है, इसी कन्वर्जन को मैंने नाम दिया था रेजोनेंस एनर्जी। तो बेसिकली क्या होगा रेजोनेंस एनर्जी का कितना है? -357 माइनस ऑफ -205। 152 -152। मतलब बेंजीन जो है, जितना आप उसको समझ रहे थे अनस्टेबल, उतना से वो स्टेबल है, ठीक है। और एक्चुअली में वो कितने से स्टेबलाइज हुआ है? 152 किलो जूल से वो ज्यादा स्टेबलाइज हो गया है। इसी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। बताओ इसमें कोई डाउट है करने का तरीका? क्लियर हुआ सबको? सारे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। हाँ, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। वैसे डेल्टा एच नेगेटिव दिया ही हुआ है, बट हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। और हम लोग जो बोलते हैं ना कि बेंजीन रेजोनेंस शो कर रहा है या ये हो रहा है, तो यार एक्चुअली में उसको इसी ऑब्जर्वेशन से ही प्रूव किया जाता है। बाद में ये सब काम करने के बाद दीज आर प्रैक्टिकल मेथड्स, तब जाकर के लगता है कि वो, अरे वो रेजोनेंस शो कर रहा है। सर हाँ बोलो। हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थियोरेटिकली खुद निकाल सकते हैं कि लेट्स से एक सी बॉन्ड का। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटल का तो मतलब ही है तुम कैलोरीमेट्री में करो, बेंजीन लाओ, हाइड्रोनेट करो, देखो कितना एनर्जी निकल रहा है तो उससे। हम हर बॉन्ड के लिए 1.5 कंसिडर करते हैं ना, तो हम हम हर बॉन्ड को सीसी बॉन्ड और सी बॉन्ड का एवरेज कंसिडर करके इंटू 6 करके निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल। नहीं नहीं, सही वैल्यू है। एक्सपेरिमेंट वो भी नहीं, हाँ वो नहीं। एक्सपेरिमेंटल का मतलब है एक्सपेरिमेंट में रखना ना, तुम बॉन्ड ले ही क्यों है? सर तो समझ गए? हाँ सर तो हम एक्सपेरिमेंट, हाँ कैसे बोलो। बोलते हैं कि हर बॉन्ड 1.5 है? बिकॉज फिर से जब रेजोनेंस शो कर रहा है तो हम लोग ये सोचे कि एक्चुअली में तो ऐसा है ही नहीं 1 वाला, ये 1 वाला है ही नहीं, वो रेजोनेंस यही हम लोग किए थे ना, 1 तो है ही नहीं ना, पूरी तरह से वो 2 था एक्चुअली में, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, वहीं से हम लोग पता लगा है। सर जरूरी नहीं है ना कि 1.5 वाला जो बॉन्ड है उसका जो स्ट्रेंथ रहेगा वो एवरेज रहेगा थर्ड हाँ वाले वही से। बोल रहे हैं, वो एवरेज नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, वैसे बोला एक्सपेरिमेंटल में बॉन्ड्स लेकर नहीं करना होता है, तब एक्सपेरिमेंट नाम का कोई, क्या बोलते हैं, आपने एसेंस ही गायब कर दिया। एक्सपेरिमेंटल का मतलब डू दैट इन दैट एक्चुअल लैब, जो हम लोग लास्ट में विल डू दिस मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच एंड यू डू दैट इन अ कैलोरीमेट्री, ठीक है, और फिर उसके बाद से करो। समझा है? क्लियर? यस सर। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सर किलो जूल पर मोल आएगा ना? हाँ हाँ, किलो जूल पर मोल, वो हमेशा कुछ नहीं है तो किलो जूल पर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए थे, स्क्रीनशॉट ले लो, दे दिया। ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद कुछ टर्म्स अलग से आप लोग को जानने हैं, ठीक है ना। रेजोनेंस एनर्जी पे क्वेश्चंस करना, रेजोनेंस एनर्जी खत्म हो चुका है, ठीक है, मैंने दे भी दिया है आप लोग को होमवर्क में, ठीक है। अब इस पर आते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में किए ही हो, बट
कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी चेंज when 1 mole of gaseous ion is dissolved in excess of water। ये सब डेफिनेशंस है, ठीक है ना, टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। जैसे कौन सा रिएक्शन, Na+ जिसका बात किया जा रहा है उसका 1 मोल लो, उसको पानी में डालो, क्या बन जाएगा वो, Na+ एक्वस। और इस प्रोसेस में जितना एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, इसी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। किसका, Na+ का। बाकी आप लोग को इसके बारे में चीजें मालूम ही है कि सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा। याद आ रहा है सब। एक्वस रेडियस के बारे में पूछा जाए तो Li+ का ज्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, इसीलिए Li+ का रेडियस ज्यादा है। ये सब आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कियोगे। एंड दिस इज आल्सो ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। क्लियर है। अच्छा, यही एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए डेफिनेशन देख लो। When 1 mole of ionic solid, क्रिस्टलाइन मतलब वही जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना, is mixed required इसका मतलब क्या है? इसका एक्सेस, वो Na+ gives Na+ aqueous। मतलब पानी बहुत ज्यादा हो, बस वही हो कोई अच्छा, इसका एक्सेस H2O। अच्छा एक्सेस, अच्छा, हाँ हाँ, ओके सर। ठीक। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म ये सब डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस के साथ बहुत क्लैरिटी रखना, किसका बात कर रहा है। तो डेफिनेशन जैसे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेफिनेशन में सब गैसेस होने चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन में उसको 1 मोल लेना है, जिसका भी बात करो। ये डेफिनेशन थोड़ा सा क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि डिफाइंड ही वैसे हैं, ठीक है। ये एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं, अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैसे डिफाइंड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जैसा कि डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए 1 मोल उठाओ, उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर में डालो। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर बोलोगे सर कितना, तो वो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और इतने अमाउंट ऑफ वाटर में डालना है ताकि वो खुद एक हाइड्रेटेड सॉलिड बनाए। मालूम है इसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसको 5 ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है ना। रिक्वायर्ड मतलब ये आपको खुद ही दे दिया जाएगा 5 मोल्स। और इस प्रोसेस में कलर मालूम है, एनहाइड्रेट्स वाले का व्हाइट होता है, यस एनहाइड्रेट का व्हाइट होता है, और यहाँ पर ये ब्लू होता है, वाइट और ये ब्लू होता है, ठीक है ना। हर सॉलिड तो नहीं हो सकता ना हाइड्रेटेड। हाँ, हर सॉलिड का। तो जिसका है, जो हाइड्रेट्स बनाते हैं उनके बारे में आपको दे दिया जाएगा। ओके सर। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? ये CH4 वाला एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक।
सर हाँ बोलो। पार्शियली हाइड्रेटेड मतलब ऐसे किसी का फुल, बहुत सारे भी देखोगे, कोई कोई .5H2O .7H2O ऐसा भी बनाता है फुल, जितना कैपेसिटी उतना नहीं रखो तो उसको पार्शियली हाइड्रेटेड बोल देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन है, अगेन यू नीड टू नो दिस, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए करते हैं। बोलो कोई डाउट इसमें, हो जाए तो बोलना। सर रिएक्शन दोनों है ना, एंडो और एक्सो? सर हाँ बोलो। सर CaCl2 वाली सर पीछे दिखाना प्लीज। हाँ तो वो CaCl2 वाली एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ये वाला याद नहीं आ रहा है, रुको उसको चेक करना पड़ेगा। ये CL2 वाला भी याद नहीं, जस्ट चेक नहीं कर रहा, रुको। जनरली तो एक्सोथर्मिक ही होते हैं, बट देख लेते हैं, रुक जाओ। एक्सोथर्मिक, वो भी एक्सोथर्मिक। ठीक है सर? एक मिनट। सर हाँ बोलो। कंप्लीटली हाइड्रेटेड सॉलिड वाले का एग्जांपल दे सकते हो? किसका दिया, तो यही तो है, CuSO4.5H2O, यही तो है हाइड्रेटेड सॉलिड, कंप्लीटली वाला यही वाला है CuSO4.5H2, कंप्लीट है, इसके बाद नहीं होता है। पार्शियल नहीं है ना वो? नहीं पार्शियल, तुमको जानना ही नहीं है पार्शियल और कंप्लीट, वो तो तुमको दे ही दिया रहेगा ना। तो वो कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, डेल्टा हीट ऑफ, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन ऑफ, ऐसे दे, लैंग्वेज में दे देगा CuSO4.5H2। समझ आना इसका क्या मतलब है, दे ही दिया तुमको, क्या मतलब कि पार्शियली है कि हाइड्रेटेड, वो तो दे सर देगा ना सीधे सॉल्ट रिक्वेस्ट। का नाम भी दे सकता है। हाँ हाँ, तो मतलब उसमें तो मालूम है, लेकिन वैसा नहीं करता है, वो लोग दे देता है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में रिक्विजिट वाला काम करता है, दे देगा आपको, समझ जाना कि 5 मोल ऑफ पानी में रखा गया, ठीक है ना, यस सर। यस सर। दे देता है, लैंग्वेज में है और क्या है। हाँ, ये बात पूछे कि सर कौन कौन बनाते हैं, तो वो तो इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, ठीक है ना, वो तो इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, आगे जाकर ये कौन कौन बनाते हैं, कौन कौन नहीं बनाते हैं। अच्छा, फिर है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर कोई भी कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड कैन बी सॉलिड, इट कैन बी अ लिक्विड, इट कैन बी अ गैस। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एक्सेस ऑफ वाटर में डाला गया है, ध्यान देना, और जिस कंपाउंड का बात कर रहे हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे ये किसमें टूटेगा बताओ, Ca2 प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस, क्लियर है। देखो कोई डाउट,
क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलो लास्ट, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सर ये सारे एंथैल्पी में लास्ट डेफिनेशन है? नहीं अभी बाकी है, नहीं हाँ अभी बाकी है सर। ठीक है, तो इस स्लाइड का लास्ट, ठीक है, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a compound is mixed with required amount of water to form solution of desired concentration। लिखो, बताता हूँ इसका मतलब। तो ये सब बेसिकली मोलालिटी जैसा ही है ना? मोलालिटी जैसा होता है, मतलब हाँ मतलब कितना मतलब हम सॉल्वेंट केजी कितना में डालना है, हाँ हाँ सॉल्यूट यस, डालता है हाँ वो हाँ कितना यस कॉन्सेंट्रेशन बनता है। यस यस यस, वैसा ही है। मतलब सॉल्वेंट का कितना मोल लेना है, एक तरीके से केजी मोलालिटी जैसा, यस। सर ठीक है, हाँ बोलो। स्टेट क्या होना चाहिए? हाँ बता रहा, हाँ ये नोट कर लिया। डिफरेंस क्या है पहले और दूसरे डेफिनेशन में इस पेज पे? हाँ बस बस बता रहा हूँ। सर हाँ बोल। सर ये वाला चैप्टर इतना जा रहा लंबा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कब शुरू होगा? वो भी लंबा है, सर पर डीडब्ल्यूटी। उसका टेंशन क्यों ले रहा है तुम? टेस्ट का आज तक हुआ है वैसा कुछ? इसका टेंशन क्यों लेता है तुम लोग? यही आएगा सर फिर। हाँ इसका बोल। पिछला स्लाइड दिखा सकते? टेस्ट सर का लिमिट, टेंशन उतना मत लेना। हाँ बोल। इसमें कंपाउंड का स्टेट क्या होना चाहिए? जो दिया रहेगा, जैसा दिया रहेगा वो, कुछ भी जैसा वो दिया हुआ है वैसा ही कर लेंगे, दिया रहेगा दे देगा वो। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। लंबा मतलब चैप्टर्स आपको देखो वही बता रही, उसका टेंशन मत लो। चैप्टर लंबा रखना और छोटा रखना वो तो डिपेंड करता है कि आप सिंपल बताते जाओ तो लिखाते जाओ, हो गया छोटा। अब तुमको हर पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना हो, थियरी भी करना हो, डिस्कशन भी अगर सही से हो, तब वो लंबा चला जाता है। हर चीज, कोई चीज स्किप नहीं करना हो तो, अदरवाइज क्या बताते रहो, तो उसका टेंशन मत लो। चैप्टर्स तो धीरे धीरे लंबा इसीलिए रहता है बिकॉज डेप्थ में अगर देखा जाए तो हर चीज को बताते हुए जाना है, अदरवाइज ऐसे निकालते जाओ। डेफिनेशन लिख दो आगे बढ़ो, डेफिनेशन लिख दो आगे बढ़ो, जल्दी छोटा हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा हाँ, क्या बताया था उसमें दोनों में? एंथैल्पी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? एक्सेस ऑफ वाटर। इंटीग्रल एंथैल्पी मतलब देखो बता रहा हूँ, इसके अंदर एग्जांपल लिखो। ठीक है, इंटीग्रल एंथैल्पी मतलब ऐसे दिखाता है, जैसे मान लो HCl गैस ऐसे देगा वो तुमको, प्लस 10H2O HCl aqueous 10H2। ठीक है, इसको बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी किसका? हीट ऑफ इंटीग्रल, IES मतलब इंटीग्रल एंथैल्पी सॉल्यूशन, समझा? रिक्विजिट अमाउंट ऑफ पानी दे दिया जाएगा वो, ठीक है, और ऐसे लिखेगा भी वो, डेल्टा H इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10H2O, समझ लेना। पूरा ऐसे लिखता है HCl गैस 10H2O। तो लैंग्वेज में ऐसे दे दिया, समझ आना ये हो रहा है।
जैसे एक और बताता हूँ, और इसका एनर्जी जैसे डेल्टा H1 का वैल्यू जो है ये दिया है, मैं दे देता हूँ, इसका वैल्यू होता है -69.01 किलो जूल पर मोल। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, इसमें और पहले वाले में अंतर क्या है? एंथैल्पी ऑफ पहला वाला डेफिनेशन और इसमें डेफिनेशन में, इसमें रिक्विजिट उसमें अमाउंट है, हम हाँ एक्सेस H2O ले रहे थे। एक्सेस डालते हैं, उसमें एक्सेस होगा तो सिर्फ एक्वस लिख देगा वो, एक्वस, कुछ ऐसे 10 नहीं मेंशन करे, HCl गैस प्लस एक्वस जैसे दिया था, ठीक है, उसको देख लो एक बार। HCl गैस एक्सेस वाटर भी नहीं देता है, कभी कभी यहाँ पर क्या कर देगा, सीधा एक्वस डाल देगा, प्लस एक्वस, कुछ नहीं मेंशन किया। समझ में? किसमें टूट रहा है, H प्लस एक्वस और Cl माइनस, या कभी कभी इंफिनिटी एक्वस दे देगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो ये तुम्हारा इसका वैल्यू, जैसे मान लो ये वाला अगर देखा जाए, HCl गैस प्लस 25 H2, यस, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा H इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। किसका? ऐसे लैंग्वेज में ले HCl देगा, गैस। हाँ, लेकिन ये पूरा मेंशन करेगा, वो लिखते समय पूरा मेंशन करेगा, ये भी मेंशन करेगा और ये भी मेंशन करेगा, 25 है कि क्या है, जितना वैल्यू है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, डेल्टा H2 यहाँ पर है -72.03 एंड सो ऑन, ठीक है, ये चलते रहेगा, ठीक है, ठीक है। और इसी में जब एक लिख लेते हैं HCl गैस प्लस एक्सेस ऑफ वाटर देता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा H सॉल्यूशन। हाँ, दिस इज सॉल्यूशन। वो अगर ऐसे दे दिया, ठीक है, बेसिकली इस समय क्या होता है, इस सॉल्यूशंस में कितना भी डालो, तो बेसिकली वो करते क्या है, एक्सेस कैसे पता चलता है, वो दिखा रहा हूँ कि सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि एक्सेस पॉइंट, अब इसके लिए एक्सेस पॉइंट है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद इसको अब एक्सेस बोलेंगे। 10 मोल को एक्सेस नहीं माने, 25 को नहीं माने, तो करते क्या है, वो 10 मोल डालते हैं, 25 डालते हैं, सो ऑन, पूरा डेटा है 40 200 ऐसे करके डालते रहते हैं। दे फाइंड आउट द चेंजेस, एंथैल्पी चेंजेस इन वेरियस केसेस। एक पॉइंट के बाद उनको दिखता है कि ये जो भी हीट, चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक है, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टार्ट्स अटेनिंग अ लिमिटिंग वैल्यू। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ वाटर जब डाल दिया गया है, उस पॉइंट के बाद जितना पानी डाल रहे हैं, इट इज स्टार्टिंग, इट हैज अटेन्ड अ लिमिटिंग वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू है, तब समझ जाते हैं कि वी हैव रीच्ड दैट एक्सेस डेफिनेशन प्रैक्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू द HCl गैस। सबको समझ में आया क्या बोला? सबको समझ में आया? लिखिए दे रहा हूँ, वापस बताओगे? हाँ मैं बोल रहा हूँ, वो पहले 10 मोल डाले, फिर 25, देखो ना चेंज कर रहा है ना, 10 मोल डालने में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, -69.01, 25 डालने में कितना रिलीज हुआ, -72.03। फिर 40 में डेटा में लिखाया नहीं हूँ, मेरे पास पूरा डेटा है, 40 पानी में डालता है 40 मोल, तो इसमें होता है -72.79, फिर 200 में डालता है तो -73.96, मतलब चेंज हो रहा है, मतलब अभी तक वो तो एक्सेस तो यार, एक तो फिजिकली तुमने बहुत सारा डाल दिया, ठीक है, बट कौन सा पॉइंट के बाद एक्सेस बोलेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या करते हैं, वो हमेशा करते जा रहे हैं, देख रहे हैं एंथैल्पी चेंज, जहाँ पर वो कैलोरीमेट्री स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाता है, यस, एक पॉइंट आता है जहां पर जो भी, जैसे अब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक चल रहा है, उनको मालूम है, तो यार एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो देखते हैं कि ये एक्सोथर्मिक में जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट हैज कम टू अ हॉल्ट, आई हैव बीन एडिंग वाटर एक्स्ट्रा, बट हॉल्ट आ गया है,
तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से वो हॉल्ट स्टार्ट हो गया, लिमिटिंग वैल्यू हैज बीन अटेन्ड, समझ आएगा उस पॉइंट को एक्सेस मान लिया जाएगा, उसके पॉइंट जितना डालना है दैट इज एक्सेस। समझा। बट सर हम ठीक जब है, वाटर ऐड करते हैं वो एक्सोथर्मिक क्यों, मतलब एनर्जी क्यों रिलीज होती है? एनर्जी इस केस में बिकॉज उस केस में उसको H+ को हाइड्रेट करने में एनर्जी जाता है ना, हाइड्रेशन वाले में थोड़ा वो, अच्छा। थोड़ा वो तो आयंस रहेंगे। ठीक है, नहीं पर एनर्जी तो रिलीज होती है ना सर, बोलो। तो फिर क्यों एनर्जी रिलीज होती है? वही जो बनेगा, जो भी थोड़े बहुत आयंस बनेंगे उसको हम्म। पानी क्या करेगा, ये कुछ भी हो सकता है वैसे, इस केस में पानी घेरेगा ना, तो पानी घेरेगा तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगा ना। अच्छा, तो मतलब एक पॉइंट के बाद इतना पानी होता है कि वो उस पर्टिकुलर आयन को इतना नहीं सराउंड करता एक ज्यादा। पॉइंट के बाद ये टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, एक पॉइंट के बाद पूरा ही टूट गए, हम्म। जितना सोल्यूशन को सराउंड, अरे H+ कर के सकता पास है भी तो उतना होगा, कैपेसिटी हाँ। होगा, कितने हाँ। ही मॉलिक्यूल को बाढ़ ले लेगा अपने पास। हम्म। उस शेल में मान लो मिल कुछ तो कैपेसिटी होगा ना, हाँ ऐसा वही उसका चीज, हाँ। एक सर्टेन पॉइंट के बाद एवरीथिंग हैज कम टू अ सैचुरेशन। हम्म। ठीक है, तो हमने ज्यादा कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट लिया तो ज्यादा पानी लगेगा, ज्यादा, हाँ, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन का HCl लिया फॉर एग्जांपल। ज्यादा कौन से मतलब ज्यादा लिया तो ज्यादा, इस केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, हाँ यस, पानी ज्यादा लगेगा उसको एक्सेस के लिए। ये करने में। ठीक है, तो हीट अब्जॉर्प्शन और हीट लिबरेशन अटेन्स अ, इसको एक अलग से नाम भी देते हैं, इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन। चलो क्लियर है, आगे बढ़ूं। एक सेकंड। चलो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म करना है। चलो, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अच्छा, ये समझ गया होगा, HCl एक्वस मतलब कोई एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन पे जाना। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा इसी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। और ये आपको कैसे निकालोगे, आपको HCl एक्वस 10H2O का दिया होगा इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, HCl एक्वस 20H2O का दिया होगा, है ना, सब्ट्रैक्शन करके ही आ जाएगा। सबको समझ में आ गया ना? यस। ठीक है, बताओ जैसे मैंने एग्जांपल में क्या था, प्रीवियस एग्जांपल में डेल्टा एच कितना होगा, प्रीवियस एग्जांपल में वैल्यू जो मैंने तुम लोग को 2 एग्जांपल दिया है,
क्या वैल्यू आ रहा होगा? -3.02 आ रहा है। सर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच सोल्यूशन इज इज नॉट रियल प्रोसेस, मतलब वो हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। एंथैल्पी ऑफ क्यों हाइपोथेटिकल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कभी इन्फिनिटली डाइल्यूट तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इन्फिनिटली डाइल्यूट कैसे करेंगे? अरे इन्फिनिटी का मतलब ही इन्फिनिटी का डेफिनेशन ही साइंस में, अगर तुम इन्फिनिटी मान लियो बोला डेफिनेशन मैथ्स वाला, तो तुम वही गलत कर दियो। वो इन्फिनिटी का ही हम लोग बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया होगा कि Q1 Q2 बाई R², R इन्फिनिटी को 0। तो क्या मैंने इन्फिनिटी का मतलब वहां पर क्या था? ऐसा थोड़े है कि एक एटम, हाँ लार्ज डिस्टेंस, लार्ज किसका मतलब? एक इंडिया एक अमेरिका में है क्या? वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या? अरे इन्फिनिटी का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका कुछ दायरा है, कोई भी चीज इस दायरे से बाहर हो, इस पॉइंट के बाद इन्फिनिटी स्टार्ट हो गया। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी। कोई भी चीज, अब वो दायरा जहां तक वो चलता है, उस पॉइंट के बाद कोई ऐसा चीज जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे से बाहर, उसको इन्फिनिटी बोल दिया जाएगा। तो वही तो मैंने बोला ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो 1000 मोल पानी डालने के बाद एनर्जी अब दिख रहा है, अरे यार 1000 मोल तक चेंज आया, उसके बाद चेंज नहीं हो रहा है, तो 1000 को इन्फिनिटी का नाम दे दीजिए। हाइपोथेटिकल मतलब ये नहीं कि समुद्र में डाल देना है, ये थोड़े ना मतलब है इन्फिनिटी। इसलिए हाइपोथेटिकल तुम वैसे समझ रहा है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को पहले सही से समझ। साइंस में इन्फिनिटी बोला है किसको जाता है, ठीक है ना? इन्फिनिटी का एक मतलब है, तो इसीलिए हाइपोथेटिकल क्यों बोलेंगे। चलो ये क्लियर है? सर वो जो प्रोडक्ट है उसमें 25H2 आएगा। हाँ 25 था सर। ठीक है, समझा सब लोग? यहाँ पर हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं ना, इस हाँ ये सब दिया रहेगा, ये तुमको हाइड्रोटेलेशन। हाँ 10 से हाँ। 25 जाना है, दिया रहेगा, ठीक है ना? ओके। अच्छा ऐसे एक क्वेश्चन करो, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सर एक मिनट प्लीज। कितने सारे हो गए एंथैल्पी? सबके डेफिनेशंस मालूम होने चाहिए। कंबस्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हाइड्रोजनेशन, ठीक है? चल हो गया। चल ट्राई करो। अच्छा बॉर्न हेबर साइकिल बताने की जरूरत तो नहीं होगी, वो तो कर चुके हो। केमिकल बॉन्डिंग में किया। हाँ तो करने की बताने की जरूरत नहीं है, वो भी एक है, बट मेरे ख्याल से वो तो कर ही चुके हो। लैटिस एंथैल्पी मालूम है ना, डेफिनेशन किए थे हम लोग, मालूम होगा। जब भी दो चीजें मिल रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है, ट्राई करो क्या होगा इसका आंसर, बताओ।
ऐसी लैंग्वेज में दिया जा सकता है, तो आपको लैंग्वेज में अगर दिया है तो इसको करके आप बताइए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन MgCl2 सॉलिड का कितना है। कितना आ रहा आंसर? माइनस कैसे? योग फिर से गलत कर दिया गीत, देखो एक बार। रचित का सही। चलो गलत कर देता है, कहाँ गलत कर देता है, सिली मिस्टेक कर देते हो यार। क्या करूं? क्या होगा आंसर? नहीं अजितेश, कहाँ गलत कर दे रहे हो? सर अच्छा नहीं मयूरेश, गलत है, सबका गलत आ रहा है। नहीं, देखो इधर, क्या फाइंड करना है? टू फाइंड क्या करना है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या ऐड करना है? पानी होगा, इसको एक्वस भी लिखते हैं, ठीक है ना। किसमें टूट रहा होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। अच्छा क्या क्या डेटा है गिवन, क्या क्या है? हम लोग को मालूम है Mg2+ गैस, ये वैल्यू -1110 किलो जूल। यही होता है ना। अच्छा, और माइनस, देखो भी ध्यान देना, लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन थोड़ा साइंस से देख लेना कि कैसा है। माइनस इसका मतलब जरूर क्या हो रहा होगा? Mg2+ गैस प्लस Cl- गैस आ रहा होगा, तो क्या बना रहा होगा? सर आंसर 3490 है। नहीं, कैसे आ रहा है? ये होगा ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बताओ क्या करेंगे ताकि मुझे ऑर्डिनरी क्वेश्चन मिले, क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? 50 3 - 1 - 2 3 - 1 - 2 करेंगे ना। 3 - 1 - 2 × 2 3 माइनस, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना। ओ तो ये तो 2 ऐसे ही मल्टीप्लाइड है ना। ठीक है, तो इसको भी एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वैल्यू कितना है? -8 -8। हाँ अब बताओ इक्वेशन क्या करेंगे? 3 - 1 - 2 करेंगे, यस तो कितना आंसर आ रहा होगा? -50 सबको अलग अलग आंसर क्यों आ रहा था? -50 आ रहा है, तो क्या गलती कर दिए थे? गीत कहाँ गलती किए थे? बाकी लोगों 3940 सर 390 क्या क्या? एक्चुअली 2Cl- कंसिडर नहीं किया, वरना 390 -440 50 आता सर, -50। ओ, अब समझ में आ गया ना कैसे करना है? हाँ सर समझा। अजितेश, लैटिस एनर्जी में क्या डाउट हो गया? लैटिस में देखो,
हाँ, तो वही सब देखना है। देखो अगर ये पॉजिटिव भी दे सकता था, ये नेगेटिव भी देता है, बट तुमको तो मालूम है ना क्या इसका मतलब है। लैटिस के बारे में याद है कुछ भी डेफिनेशंस क्या है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड या फिर इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। लेकिन चलो ठीक है, ये कुछ भी दे वैसे सेट कर लेना वैल्यू, समझ में आया? तुमको इतना तो मालूम है ना, ये आएगा गैसेस ना। आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा। MgCl2 सॉलिड, अगर उल्टा ब्रेक करना है, उल्टा लिखना है, ब्रेक करना है तो। लेकिन साइंस के बारे में तो आपको मालूम है आइडिया, तो आपको लॉजिकली चलना है। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं? सर आप 1 मिनट ये रुकोगे? आएगा ना, हाँ बोलो, कौन सा? +50 आएगा ना, नेगेटिव अरे -50 आ रहा है ना, आएगा। +50 तो आएगा। प्लस आ रहा है। प्लस आ रहा है क्या? सर एक्चुअली उल्टा करना है, 1 + 2 - 3। 1 + 2, हाँ देखो Mg2+, हाँ इसको देखो ना तुम ही लोग, जो मुझे चाहिए ओरिजिनल सोल्यूशन चाहिए ना। हाँ 1 + 2 - 3 करना है, ठीक है ठीक। तो आंसर कितना आएगा? -50 आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। बोलो क्या डाउट है किसी को? सर हाँ बोलो। सर लैटिस एनर्जी मतलब सर जो स्टेट में कंबाइन होने वाले वो स्टेट में दोनों एटम को लेके कंबाइन करने के बाद जो एनर्जी निकली वो लैटिस एनर्जी होगी। हाँ, लैटिस एनर्जी मतलब अगर दो आयंस कंबाइन होकर के सॉलिड बना रहे हैं तब जो एनर्जी रिलीज होता है, या फिर सॉलिड अगर कंस्टिट्यूएंट गैसेस आयंस में जा रहा है तब जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। समझा? दो जो आयंस हैं वो मिल करके, जैसे Mg2+ गैस और Cl- गैस मिल करके MgCl2 सॉलिड बना रहे हैं, तो इस केस में लैटिस एनर्जी नेगेटिव होगा, आइसोथर्मिक प्रोसेस होगा। और उल्टा लिखना हो कि MgCl2 सॉलिड ब्रेक हो रहा हो तो यार प्लस कर देना। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करो। चलो करो जरा। बताओ क्या होगा आंसर इसका, करूं? 1 मिनट सर। 1 मिनट। ये सब इंपॉर्टेंट है, माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है?
सर भेजा है। मयूरेश माइनस की प्लस? सर प्लस। प्लस कैसे आ रहा है? सर 1 मिनट। आयुष सही है, रचित सही है। रचित सबका सही है, ठीक है इस बार। अवधूत हाँ का भी सर सही है। माइनस सर। हाँ, सिली मिस्टेक मत करो। अच्छा, परेल सही है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, हाँ अजितेश सही है। कैसे फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लैंग्वेज में दे दिया है, मतलब एक्सेस ऑफ पानी में डाल रहा है। हाँ यस रचित, वही, इसलिए वो क्वेश्चन दिया था, ये बनाना है। और इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या लिख सकते हैं? डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, तो कैसे लिखेंगे आंसर बताओ? ये इसको क्या लेंगे, इसको 0। जीरो, यही इंपॉर्टेंट था, इसी पॉइंट को एक बार बताया था। और इस पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो इसको बचिएगा, इसको ऐसा नहीं कि सर उसका निकालना है, ठीक है? तो माइनस 167.44 माइनस ऑफ माइनस 92.3, कितना आ रहा है वैल्यू? शायद माइनस 75.14। चेक करो। सर आपने मतलब उल्टा लिख दिया ना। कैसे? सर आपने फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन माइनस के आगे प्लस लिखा था। क्लोरीन अब के आगे प्लस? सर आप मतलब साइन चेंज कर दी क्या आपने? वही डाउट था। सर साइन आपने कहाँ? HFCl माइनस के नीचे आपने HFHCl का लिख दिया था। सर बराबर है। तो है, कहाँ डाउट हो रहा है तुमको? सर एच प्लस का जीरो कैसे होगा? नोट्स देख, पहला वाला नोट्स देख, एकदम नोट देखो पहले। कन्वेंशन है, याद है बताए थे, आयनिक रिएक्शन इन सॉल्यूशन इट इज अ कन्वेंशन, जीरो होता है। अच्छा हाँ सर, बताया था सर, याद आ गया। अब किसको क्या डाउट हो रहा है? क्या क्या गलत लिख समझे दिया सर, क्या? समझे अभी समझे। क्या भाई, तो क्या डाउट हो जाता है तुम लोग, सिंपल सिंपल चीज में। और पहले के नोट्स जरूर देख कर करो। आई कैन अंडरस्टैंड अभी सिलेबस वास्ट है, लेकिन फिर इसी को यार मेहनत बोलते हैं, ठीक है ना? यही है, आसान होता तो सब IITian हो जाता ना फिर यार, फिर तो सभी चल जाता। वही तो है कि आसान नहीं मिलेगा ना, जर्नी आसान नहीं है, नोट्स देख कर। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो ये कन्वेंशन है, बोलोगे क्या? तो इसको कन्वेंशन माना जाता है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, लिखो डेफिनेशन पहले। It is the enthalpy change when 1 gram equivalent of an acid neutralized आप लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट हुआ है क्या मोल कॉन्सेप्ट में? नहीं हुआ होगा ना? नहीं सर। नहीं सर। हाँ ठीक है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो रहा है। देखो, पहले इतना लिखो, बताता हूँ।
चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। देखो पहले तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, सर आप एक बार प्रीवियस दिखाओ। आ जाइए। हो गया। ठीक है, बेसिक, अच्छा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है अमाउंट, मतलब कितना मास लेना है, which furnishes 1 mole of H plus। अच्छा देखो मुझे बताओ HCl का कितना मोल लोगे ताकि 1 मोल H प्लस आ जाएगा? 1 मोल। 1 मोल ही लेंगे, तो इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl है, तो आपको मतलब बेसिकली 1 मोल HCl लेना है, या फिर कितना 36.5 ग्राम। ठीक है, H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब कितना मोल लेना है? आधा मोल। आधा हाफ मोल। मोल लेना है। तो H2SO4 का कोई पूछेगा कि आपको कितना मोल लेना है, तो आपको क्या करना होगा आंसर, हाफ मोल लेना है, या फिर कितना ग्राम, 49 ग्राम। NaOH का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना? 1 मोल। 1 1। मोल। एक मोल। मतलब कहीं कहीं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डाई बेसिक ट्राई बेसिक के लिए आपका आंसर में फर्क आ जाता है। ठीक है ना, सिंपल एसिड्स हैं HCl NaOH, इनमें फर्क नहीं है QH, इनका 1 मोल लो या 1 ग्राम इक्विवेलेंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर देखा जाए H2SO4 का, और ये एक चैप्टर है नॉर्मेलिटी बोलते हैं इसको, नॉर्मेलिटी एन से रिप्लेस टर्म करते हैं। ठीक है ना, मोलैरिटी की होगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सोल्यूशन का वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी। तो मुझे उस पे नहीं जाना है, मुझे बस आपका डेफिनेशंस क्लियर है। तो देखो उसमें होना क्या चाहिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में बेसिकली क्या करना है, मान लो अगर मुझे बोलूं कि आई एम कंसिडर अ स्ट्रॉन्ग एसिड केस, अच्छा एक और चीज कर लेते हैं, तो मैं एंथैल्पी ऑफ ठीक इसी में कर लेते, कंसिडर केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा एक चीज बताओ, सर फर्निशेस का मतलब क्या है? किसका? फर्निशेस। जो दे रहा है जाते ही पानी में 1 मोल H प्लस। अच्छा। ठीक है, अच्छा इधर देखो, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है तुम्हारे पास एक कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड सोचो दिमाग में, जैसे मैं HCl सोच रहा हूँ, उसका कितना लेना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो HCl यहाँ पर कितना लेना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब कितना मोल लेना है, बेसिकली 1 मोल। और NaOH कितना मोल लेना है, वन मोल। किसी ने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, ये क्या बनेगा बताओ, ये क्या बनेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा, इसी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सबको ये समझ में आया? अच्छा एक चीज बताओ, एक्चुअली में HCl सोडियम और एंड, क्लोरीन, हाँ बोलो। सोडियम और क्लोरीन कंबाइन कंपाउंड नहीं। अरे यार पानी में इस फॉर्म में रहता है ना परिल, बेसिक डाउट सब क्यों पूछता है, NaCl पानी में किस फॉर्म में रहेगा, आप लोग ऐसे लिखते हो, हाँ समझा, ओके। हाँ वो लिखाता है ऐसे, बट वो मॉलिक्यूलर लेवल पे अलग रहता है। ठीक है ना, ये सब बच्चा में 10th में लिख करके आए हो, तो होता क्या है, लगता है NaCl नाम का चीज पानी में नहीं रहता है, ऐसे Na प्लस और Cl माइनस में रहता है। खैर एक्चुअली में अगर देखा जाए HCl एक्वस है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है मुझे बताओ,
स्ट्रॉन्ग एक दो नाम जानते हो, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो 100% deionized हो जाता है। आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, एंड दिस इज व्हाट विल बी नाउ डूइंग इन आयनिक इक्विलिब्रियम। इसी के बारे में अब स्टडी करना है। कुछ एसिड्स वीक होते हैं, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब वो पहले से ही टूटे रहते हैं। अगर देखा जाए ये पहले से ही टूटा हुआ है, ये भी पहले से ही क्या किया हुआ है, ये पहले से ही टूटा हुआ है। किसमें? अगर तो मुझे एकदम प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक्चुअली में कौन दो रिएक्शन कर रहे हैं? क्या Na+ और Cl- में कोई खास बात है क्या? तुम्हारे पास लैब में HCl है, तुमने NaOH डाला है, तो एक्चुअली में कौन रिएक्शन कौन कर रहे हैं अगर देखा जाए तो? OH-। यस, ये कर रहा है। और ये क्या बना रहे हैं? वाटर। तो अगर इस पूरे रिएक्शन को तुम सब कुछ अगर एक तरीके से समझो, एक पर्दा लगा हुआ है, आप बहुत डीप गए तो आप देखोगे हर एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन बॉइल्स डाउन टू वन थिंग विच इज नथिंग बट 1 मोल H+ लेना और क्या लेना यहां पर 1 मोल OH- लेना, और इस प्रोसेस में जो रिएक्शन हो रहा है इसी को बोला जा रहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सर आपने डेफिनेशन में 1 ग्राम लिखा था ना? हाँ, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अभी बताया ना, HCl के लिए 1 मोल ही ले लो ना। सर 1 मोल डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा ना? किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब उतना अमाउंट, उतना मोल ले लो जो कि 1 मोल H+ ले ले, बस इतना समझ लो। ठीक है, ठीक है, उतना मोल। अच्छा, तो इधर देखो, तो बेसिकली अगर ऐसे देखा जाए तो एक तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का एक डेफिनेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज नथिंग बट alternatively enthalpy change when 1 mole of H+ combines with 1 mole of OH-। ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और टू गिव वाटर, वाटर को मत तोड़ देना फिर, ठीक है ना, H+ उसका भी तोड़ दें हम। सर आप सब ये एक बार अगर H2SO4+ कोई बेस के साथ आपने किया तो इक्वेशन कैसे होगी? हाँ बता रहा हूँ, ऐसे आप समझ सकते हो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा एक चीज बताओ, H2SO इसको नोट करो, पहले बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। हाफ मोल हो जाएगा H2SO। वो भी तो H2SO4 को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो H2SO4 का कितना ग्राम इक्विवेलेंट लेना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब कितना मोल? हाफ मोल। NaOH के साथ मान लो कर रहे हैं, NaOH का भी कितना मोल लेना है? हाफ। 1 मोल। हाफ नहीं लेंगे ना, उसका हाँ, 1 ग्राम 1 इक्विवेलेंट लेना है ना, एक ही OH 1 है। मोल हाँ लेना है। सर। तो OH- कितना है सोल्यूशन में? 1 मोल। और H2SO4 से H+ कितना आया? हाफ मोल। अरे 1 मोल ना। हाँ यार, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसे टूटेगा? हाँ 2H+SO4 हाँ, तो समझो ना ये सब। हाँ हाँ हाँ, इसका भी तो 1 मोल आया, तो कहने का मतलब क्या हुआ, नेट रिएक्शन फिर से क्या हो गया? सेम हो गया ना, यही तो हो गया हर में। हर में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए डेफिनेशन ही ऐसा है कि आप एक तरीके से मान सकते हो मॉलिक्यूलर लेवल पर 1 मोल H+ इज गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल OH-, बिकॉज 1 ग्राम इक्विवेलेंट का डेफिनेशन ही क्या है? उतना मोल लो जो 1 मोल H+ दे दे।
समझा सर। समझा? हाँ तो इसका अगर हाफ मोल भी लेंगे तो ये दो एक ही मोल आएगा। सर बोलो क्या वीक डाउट है? एसिड और वीक बेस के लिए क्या होगा? हाँ बता रहा हूँ उसमें, ये पहले क्लियर है ना? यस सर। है ना? मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तो आप यही मान सकते हो। चलो अब इसको नोट कर लिया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करो। डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो H2SO4 वाला एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है ना, सबको समझ में आ गया ना? डीप डाउन वही हो जाएगा, ठीक है ना? ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यार स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो मैंने क्या बताया, कोई भी लो आपका boils down to simple equation. What? 1 mole H plus is getting neutralized by 1 mole of OH minus. तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट ही आएगा ना, और ये वैल्यू याद रखना, दिस इज -13.7 किलो कैलोरीज पर ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? यस सर। ठीक है मेरे ख्याल से। अच्छा इसको इसमें भी कन्वर्ट कर लेते हैं किलो जूल में। मतलब एक तरीके से तुम ये भी लिख सकते हो कि H प्लस 1 मोल ले लो और OH माइनस 1 मोल लो, ये पानी बना है। इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज करेगा? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा नाउ अब आता है, मान लो अगर कंसीडर केस ऑफ वीक एसिड एंड, चलो एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। एक वीक एसिड है, वीक एसिड को मालूम है कौन सा है? एग्जांपल कुछ दिमाग में मालूम है? वीक एसिटिक एसिड, एसिड। HI। एसिटिक एसिड को वीक एसिटिक एसिड। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? ऐसा मत बोलना। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन? NaOH। वीक एसिड्स में आते हैं CH3COH, HF। ठीक है। The neutralization of strong acid and strong base, ये कोई भी बोलो। strong acid and strong base के लिए है ना? हाँ मैंने वही बोला, इसलिए वो कांस्टेंट ही मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा कि H2SO4 डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन ही यही है कि आप लैब में जाओगे, आपको H2SO4 को न्यूट्रलाइज करना है NaOH के साथ, तो आपसे बोलेगा लैब में लो उसका हाफ मोल लो, इसका 1 मोल लो, डाल दो दोनों को। सर पर डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन मतलब हर कोई भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होना चाहिए ना? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कांस्टेंट होगा ना? तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी होना चाहिए क्योंकि H प्लस और OH माइनस रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ तो पहले आगे बोलने तो दे, अभी वही तो बता रहा था, बताने तो दे अनुराग, अपने आप क्लियर हो जाएगा ना कि क्या है। अच्छा अब इधर देखो ध्यान से, इस केस में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में अंतर क्या है? वीक एसिड जो है हाँ नहीं रहता है, तो वीक एसिड को अगर लोगे एक्वेस में, अनुराग ये समझा लाइन, यही इंपॉर्टेंस आ गया है। आप HCl को डाल दिए हो पानी में, अगर एक्वस सोल्यूशन बनाए हुए हो तो पहले से टूटा हुआ फॉर्म में है, मतलब HCl से H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस जाने में आपको कोई एनर्जी नहीं लगा। बट वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है पानी में। अब देखो मैं लिख देता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। व्हेनेवर, लिखो, a weak acid or a weak base reacts with a strong acid,
or strong base, the energy released is less than जो भी 57.3, सर 57.3 याद रखना है। हाँ ये याद रखना है। 13.7 into 1 point वही होता है ना, 57.3 होता है ना, 4.2 कर दोगे तो, है ना, कैलकुलेटर चेक करने पर। यस सर भाई। हाँ ठीक है। Weak acids are not completely dissociated in water. ये देखो, ये रीजन बता दिया, इसीलिए कांस्टेंट नहीं है। सम ऑफ द हीट, मतलब हीट जो बाहर निकलना चाहिए था, हम लोग को वही लगा था, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है, इज कंज्यूम्ड इन आयनाइजिंग। Ionization of weak acids and weak bases. And this is known as नोट करो इसको, नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। जैसे चलो हो गया। चलो देखो बेसिकली क्या है, बेसिकली मान लो हाँ जल्दी जल्दी देखो, ठीक है। देखो बेसिकली ऐसा है, मान लो HA तुमको ये रिएक्शन करना है, HA अभी मैं अभी वीक एसिड ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने लिख दिया है कंसीडर, तो उसी के अंदर बातें चल रही हैं, और मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। चलो ठीक है, क्या बन रहा है ये बन रहा है NaA एक्वस। NaA एक्वस का मतलब क्या, कोई आयनिक बॉन्ड है क्या? नहीं। अगर दे भी रहा हूं तो एक्चुअली में टूटे हुए फॉर्म है। किस फॉर्म में ये? Na प्लस प्लस A माइनस प्लस H2। मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है। देखो समझो इसका क्या मतलब, यहां पर आप इसको ऐसे समझो, मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। वीक एसिड है ना? हाँ ये वीक एसिड ही है, मैं इसी के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब मैं उसकी हेडिंग डाल दिया हूँ ना, कंसीडर केस ऑफ वीक एसिड, लिखिए देता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, आपको इस प्रोसेस का डेल्टा एच निकालना है। एक्चुअली में HCl जो था ना, HCl जो था एक्वस फॉर्म में, वो पहले से टूटे हुए फॉर्म में था। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता, तो एक चीज बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हैड, तो इस प्रोसेस में कितना एनर्जी चेंज लगता? 57.3। नहीं मैं बोल रहा हूँ इस आयनाइजेशन प्रोसेस में जीरो। क्यों? बिकॉज एसिड का मतलब ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब डेफिनेशन क्या है, वो पहले से ही क्या किए हुए हैं, टूटे हुए हैं पूरा का पूरा। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी पहले से पहले आपका टूटा हुआ है। आप इसको ऐसे समझो, आप एक अपने हिसाब से एक काम करो, आप एक फिजिकल मॉडल बनाओ कि मान लो तुमको एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का निकालना है, तो बेस्ट क्या होगा, आप ऐसे समझो,
मैं इस केस की बात कर रहा हूं। तुमने HA लिया एक्वस, तुमको सबसे पहले इस HA एक्वस 1 मोल को क्या करना पड़ेगा? मान लो तुमने पूरा इसको कंप्लीटली आयनाइज करा, ध्यान से सुना इसको, समझो, दिमाग में ऐसे समझो, फिजिकल मॉडल, एक अलग से ऑल्टरनेटिव साइकिल बनाओ। HA एक्वस से वीक एसिड है, सबसे पहले मैंने इसके 1 मोल को पूरा तोड़ा, इसी में मेरा कुछ एनर्जी जाएगा, और ये जनरली ऑब्वियस बात है, तोड़ रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए कि एंडोथर्मिक होना चाहिए? एंडोथर्मिक। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस को तोड़ा, समझो अपने दिमाग में ऐसे सेट करो, जब से बेस्ट तरीका होता है ऐसे सेट करो कि अपने दिमाग में आप ऑल्टरनेटिव साइकिल बनाओ। स्ट्रॉन्ग बेस तोड़ा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए रिएक्शन लिखो, बताओ इसका डेल्टा एच क्या रहेगा? 0। क्यों? बिकॉज ये डेफिनेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ही होता है तुरंत टूटते हैं, तुरंत, दैट इज अ वेरी हाईली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब क्या करना है? तो सबसे पहले आपने क्या किया, HA एक्वस से H प्लस एक्वस और A- बनाया, 1 मोल को पूरा तोड़ा, इसका डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन जो भी वैल्यू दिया होगा, मतलब 1 मोल HA से पहले वीक एसिड से H प्लस बनाएंगे, 1 मोल बनाना है, उसी में कुछ एनर्जी चला जाएगा, ठीक है ना, NaOH में एनर्जी नहीं जाएगा। अब क्या करना है, अब H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस क्या किए होंगे, मिल करके, या फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। अब तुमने इन दोनों को क्या किया, चलो एक काम करते हैं, प्लस क्या बनेगा, Na प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। अच्छा एक चीज बताओ, तो एक्चुअली में मैं तो ऐसे मान रहा हूं कि ये लास्ट में जो ये H प्लस और OH माइनस को अब जो तुम मिलाओगे, इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था, कितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था, माइनस ऑफ 13.7, लेकिन माइनस ऑफ 13.7 रिलीज नहीं होगा, डेल्टा हीट ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो किसके बराबर होगा? सर उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ऐड हो जाएगा, डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन करना पड़ा, और फिर माइनस 13.7 एनर्जीज बाहर निकली, यही हुआ है ना। फिर से समझो क्या बोल रहा हूं, 1 मोल HA को मेंटली ब्रेक करो, H प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस, इस प्रोसेस में आपको पैसा लगा, इसको कितना बोलते हैं, डेल्टा हीट ऑफ आयनाइजेशन। आपको रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं, आप मेंटली सोच सकते हो, और मेरे ख्याल से फिजिकल कॉन्सेप्ट रखना ज्यादा बेटर है। NaOH को तोड़ो, किसमें, Na प्लस और OH माइनस में, इसमें लगा एनर्जी, पैसा कितना लगा, 0। अब ये दोनों H प्लस और OH माइनस आए, 1 मोल, और ये एनर्जी दी है माइनस 13.7, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपका नेट आपको एनर्जी कितना मिला, आपने माइनस 13.7 तो निकला, बट आपने कुछ ऐड भी तो किया था एंडोथर्मिक, तो आपको नेट इन्वेस्टमेंट कितना था बाहर जो आपको पैसा मिला, जितना आपने लगाया था आयनाइज करने में, माइनस 13.7। सबको समझ में आया ये पॉइंट? एक एग्जांपल से क्लियर होता है, रुको बता रहा हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन भी डिफाइन फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन, ना कि रिएक्शन के अंदर जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है उसके लिए डेल्टा एच क्या होएगा। हाँ, तो डेल्टा एच अभी के लिए इसको बोलेंगे डेल्टा एच, जो मैंने डिफाइन किया ये ला। तो ये वीक कैलोरी एसिड में लिखा है ना आपने? हाँ, ये कैलोरीज में लिखा है, जो भी इसका दिया रहेगा मैं कैलोरीज में लिख रहा हूँ, बट ये समझ में आया मेंटली क्या करना है, हाउ डू यू हैव टू गो अबाउट इट। तुमको सबसे पहले HA वीक एसिड को 1 मोल को पूरा तोड़ना है, ऐसे समझो, फॉर्म अ न्यू साइकिल, 1 मोल पहले टूटा,
इसमें कुछ पैसा लग गया एंडोथर्मिक, और फिर 1 मोल बेस टूटा, उसमें कुछ लगा, और फिर उसमें से जो H प्लस और OH माइनस की 1-1 मोल आए, ठीक है, वो आपस में न्यूट्रलाइज किए, तो 13.7 का एनर्जी बाहर निकला। लेकिन नेट न्यूट्रलाइजेशन में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ? जितना आपको पैसा लगाना पड़ गया माइनस जितना बाहर निकला, तो आपको 13.7 से कम एनर्जी बाहर निकलेगा ना, बिकॉज 13.7 कुछ पार्ट तो हीट का कंज्यूम हो जाएगा क्या करने में, उस वीक एसिड को ब्रेक करने में। जैसे अगर दोनों ही वीक एसिड होते तो क्या बोलते, इफ बोथ एसिड्स वीक, तो डेल्टा हीट ऑफ बोथ एसिड एंड बेस वीक होता, तो डेल्टा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलते, बताओ क्या लिखते, बताइए। डेल्टा हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HA प्लस डेल्टा हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ MOH BOH माइनस जो भी 13.7, मतलब एनर्जी और भी ज्यादा क्या रहता, और ज्यादा कम निकलता है। क्या क्लियर है? यस सर। है ना? यस सर। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा, नोट करो इसको। तो मतलब मैग्नीट्यूड में ही वो कम होता है ना नंबर? हाँ सर स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपने डेल्टा 0 क्यों लिखा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ही वह, स्ट्रॉन्ग बेस इज अ, स्ट्रॉन्ग बेस का डेफिनेशन ही है तुरंत जाकर ऑलरेडी टूटा हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव हो सकता है ना कि वो एनर्जी। तो उसको एक रेफरेंस वहीं से 0 मान लो ना, चेंज ही तो निकालना है, हाँ ओके। चेंज ही तो निकालना है ना, रेफरेंस डाल दो। हाँ हाँ सेम पर सब कुछ सेम, जैसे इसको देखो, ठीक है। लेकिन वीक एसिड देखो, ध्यान, वीक एसिड अगर तुमने मान लो एसिटिक एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है 1 मोल, तो क्या आपको H प्लस वहां पर पूरा का पूरा टूटा हुआ 1 मोल H प्लस मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। पहले आपको पहले वो H प्लस नहीं मिल रहा है, हो सकता है 20% डिसोसिएटेड फॉर्म में रहे, सिर्फ 20% H प्लस है, मतलब 1 मोल नहीं, मतलब 0.2 मोल्स H प्लस है। तो आप ऐसे समझो, तो होता क्या होगा ये, अब इसको लिखना मत, सुन लो, 0.2 मोल H प्लस और जो OH माइनस मान लो 1 मोल लिया गया है, वो तो पूरा NaH OH माइनस है। तो पहले 0.2 मोल OH H प्लस और 0.2 मोल OH माइनस रिएक्शन कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि एसिटिक एसिड तो पूरा टूटा नहीं है। लेकिन ये जो प्रोसेस, जो क्या बोलते हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एनर्जी क्या कर रहा है, और ज्यादा एसिटिक एसिड को आयनाइज करने में, और उसको तोड़ा और उसको तोड़ा। तो बेसिकली कुछ हीट तो चला गया इस वीक एसिड को पूरा का पूरा ब्रेक करने में 1 मोल में। तो ऑल्टरनेटिवली क्या समझ लो कि पहले एक फिजिकल मॉडल बनाओ कि पहले वीक एसिड को 1 मोल पूरा ब्रेक करेंगे, इसमें पैसा डालना पड़ा। स्ट्रॉन्ग बेस को पूरा 1 मोल ब्रेक करने में कोई पैसा नहीं डालना पड़ा। अब इन दोनों के H प्लस और OH माइनस मिलेंगे और एनर्जी मुझे देंगे रुपया -13.7। बट तुमसे एज अ बिजनेसमैन पूछेगा आपको क्या 13.7 रुपया मिला है क्या, तो बोलोगे नहीं यार, मेरा कुछ रुपया तो लग गया था उसको पूरा 1 मोल डिसोसिएट कराने में, मेरा कुछ पैसा तो वहां लगा था। तो नेट जो एनर्जी मुझे रिलीज हुआ है बाहर, वो 13.7 से कम है। सबको समझ में आया? ऐसे समझ लो, 1 मोल को पहले ब्रेक ब्रेक करो, 1 मोल इसको ब्रेक करो, तो आपको जितना लगा। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, देखो प्रीवियस। अच्छा,
तो बताओ क्या होगा आंसर, बताइए। सिंपल है। सर 5.98। 5.98। पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव हमेशा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। आयनाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या करने की जरूरत है क्या? ठीक है, देखो HCl और Na स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मेंटली समझ लो कि 1 मोल H प्लस जब 1 मोल OH माइनस के साथ न्यूट्रलाइज होता है तो मुझे पानी बनाता है और मुझे 57.32 रुपीस बाहर मिलता है। चलो मान लो इतना एनर्जी नेट सराउंडिंग में मिल जाता है। लेकिन अब आपने क्या किया, HCl लिया 1 मोल, तो पहले HCl को मेंटली तोड़ दो, H प्लस और Cl माइनस गया। 1 मोल को ब्रेक करने में आपको कुछ पैसा लगा? बोला नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई पैसा नहीं लगा, 0 मान लो। फिर आपको बोलेगा 1 मोल Na, अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट लेना है नॉर्मली, तो 1 मोल NH4H लो, कितना होगा बताओ? तो बोलो कि 1 मोल को लेना है, इसको मुझे पैसा लगाना पड़ा, ये बहुत नखरा कर रहा था टूटने में, इसके पूरे 1 मोल को ब्रेक करने में मुझे कुछ एनर्जी लगा, और ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब जब H प्लस और OH माइनस आ गए तो अब वापस रिएक्शन किए। समझो ना, अलग अलग मॉडल बनाओ, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, अब ब्रेक करो, अब H प्लस और OH माइनस मिले, कितना एनर्जी रिलीज हुआ? अच्छा, लेकिन आपको नेट पैसा कितना लगा इस पूरे प्रोसेस में? न्यूट्रलाइज तो आपने कर दिया, 1 मोल NH4OH के पूरे OH माइनस को खत्म कर दिया HCl से, बट आपको नेट जो लगा वैल्यू, एक्सपेरिमेंट बता रहा है -51.34 लगा। ये क्यों लग रहा होगा? बिकॉज दैट इज कुछ एनर्जी किसमें चला गया? क्लियर है? तो आंसर क्या देंगे? 5.98 कितना किलो जूल। ये क्लियर है सबको? कुछ क्वेश्चंस दो इस पर? सर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा? हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव है, बिकॉज आयनाइजेशन में हमेशा आपको देना पड़ता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, थोड़ा ट्राई करो इसको। अब 1 मिनट रुको। हाँ रुको, मैं तो बेस्ट ऐसे ज्यादा बेस्ट लगता है मुझे, मॉडल बना लो, ज्यादा बेस्ट तरीका है। सर हमने पहले 3 रिएक्शन लिखे क्यों, मतलब ये तो वैल्यू याद ही है ना? हाँ पहला वाला ना, हाँ ठीक है, ऐसे ही लिख दिया। समझाने के लिए। हाँ सर डन हो गया, चलो। अच्छा अब देखो, मान लो मैं अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन, कोई पूछेगा फाइंड एंथैल्पी चेंज on neutralization of 1 mole of H2SO4 by strong base, क्या होगा आंसर? 2 times 56। हाँ 13.7 ही होगा कि आंसर थोड़ा सा 2 टाइम्स होगा? बताओ। सर 2 times या हाफ टाइम? 2 टाइम्स। सर सेम होगा। सेम क्यों होगा? सर 1 मोल है, हाँ सर 2 भाई टाइम्स। इसको डेफिनेशंस को क्लैरिटी रखो, मुझे बताओ आंसर क्या होगा? -114.6। किलो कैलोरीज में कितना? -27.4। सबको क्लियर है?
तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो अब ये नहीं कर देना सर, डेफिनेशंस बहुत क्लियर होना चाहिए सर 1 मोल ही तो है। अरे यार 1 मोल एक्चुअली में H2SO4 अगर दे रहा है तो वो तो 2 मोल H प्लस दे रहा है उसको। और हाँ, और न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है? न्यूट्रलाइज का मतलब अगर वहां 2 मोल H प्लस है तो बेस भी कितना मोल है? 2 मोल। तो बेसिकली आपने अब ये रिएक्शन कर दिया। तो इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज होगा? इस प्रोसेस में 13.7 नहीं होगा, इस प्रोसेस में कितना होगा? सर 4H प्लस होएगा 4H प्लस क्यों? सर, 2H2 लिखा है ना आपने, तो 4H प्लस होएगा। नहीं सर, सही सर, सही सर, सही है सर। क्या बोलता है तुम लोग यार, उफ। ठीक है यार। सर अगर 2H प्लस और एक ही OH माइनस रहता तो कैसे सॉल्व? हाँ सब चलो चलो कर लेते हैं। मान लो ऐसा होता तो क्या होता? 2 मोल H प्लस होता और 1 ही मोल चलो OH माइनस होता। अब कितना एनर्जी बाहर निकला? दोनों स्ट्रॉन्ग है, कितना होता? -13.7 कितना कितना डेल्टा H? -13.7 ही होता। क्या रीजन? सर बाकी का रिएक्ट नहीं करता है। Limiting बाकी reaction. रिएक्शन नहीं करता। यस, लिमिटिंग रेजेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। तुम इसलिए तो मैंने बताया, तुम 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस जब भी रिएक्ट करे तो आपको 13.7 निकलता है। अब यार अगर तुम 15 मोल H प्लस डाल दिए और 50 मोल OH माइनस डाल दिए तो एक्चुअली में कितना मोल रिएक्ट किया है? 15 ही किया है। तो 15 इंटू 13.7, 2 मोल H प्लस डाल दिए, 1 मोल OH माइनस डाल दिए। यार रिएक्शन में 2 मोल H प्लस में से 1 मोल विल बी लेफ्ट अनरिडंडेंट, कुछ नहीं होगा उसका। तो रियलिटी में तो रिएक्शन फिर से वही हो रहा है, H प्लस का 1 मोल, आपको फिर से एनर्जी कितना बाहर निकलेगा? समझा? मैं इसी पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसीलिए मैं उसी में खुद ही आने वाला था। मैं खुद ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखो एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखो, मैं खुद ही क्वेश्चंस कुछ कराता हूँ, क्लियर हो जाएगा। सर आज का लेक्चर 9:30 तक है ना? हाँ हाँ 9:40 का। 9:30 तक है, फिर 9:30 9:30 to 9:45 we have break. आज कितने? आज 64 लोग दिख रहे हैं 4:30 बजे की क्लास में। वाह। और ऐसे दिखता है 53, 55। यार 7:30 बजे क्लास सबको पसंद आ रहा है तो पहले बोलते हैं। जितना लोग आए एक्स्ट्रा, उनको लगा होगा आज क्या कुछ खास बात है क्या, तो एक्सपेरिमेंट करने आ गए। फिर देखा नहीं, पढ़ाई चल रहा है, कुछ अलग चीज नहीं है। कल से फिर से वापस। कल से 8 o'clock को है। पता नहीं, मेरे ख्याल से 7:30 यही रखे तो टाइम है आई बेटर। थिंक। हाँ सर, हाँ हाँ सर मेरे यही ख्याल से कल टाइम आपका है। लेक्चर 12 बजे वाला है। हाँ मेरे ख्याल से 12 तो से जो 2। भी टाइमिंग हो 2 घंटा होना चाहिए, बेटर ही है। सर उन्हें आधा घंटा पढ़ाया पर उन्हें हमें 2 दिन लीव दे दी। ओ ऐसा कर दिया क्या? हाँ अरे यार वापस वहीं फंस गए। ठीक है, कोई लोड वाली बात नहीं। चाहिए तो सर आप एक्स्ट्रा लेक्चर ले लें। मैं तो लूंगा ही। मैं तो, तुम लोग मुझे जब भी लगेगा कि मैं आप पढ़ाऊंगा ही, चाहे ये जाए लंबा चले, मुझे मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाऊंगा। मुझे जब भी लगेगा, उसमें तुम लोगों को सोचना ही नहीं। मैं इस पर नहीं चलता हूँ कि क्या हो रहा है। मेरा मानना एक ही है, पढ़ाओ तो फिर एकदम सब कुछ, कोई स्किप मत करो, चाहे समय लगे या ना लगे। अरे हो तो जाएगा, इतना तो है ही ना। ऐसा थोड़े ना कि जेई का अक्टूबर से पहले नहीं होगा, अगले साल अक्टूबर से पहले हो ही जाएगा, ये तो डेफिनेटली है। फिजिकल वाला पार्ट जितना है तो हो ही जाएगा, तो उसका टेंशन मत ले। चल सर इसको जो ट्राई कर। जेनेट 3 या जेनेट 4 के बच्चे, उनका पोर्शन कैसे होता है फिर?
हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम, उनको थोड़ा स्पीड अप पहले से रखना पड़ता है। थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम तो रहता ही है, थोड़ा स्पीड अप रहता है उनका। क्योंकि सर हमने तो लास्ट ईयर से चालू किया है, हाँ, लेकिन तो हम इसलिए वहाँ आप पर लोग ही थोड़ा थे। सा इसमें भी हो, आप लोग इसलिए तो फायदा मिलता है। वो बात सही बात है बहुत, हर चीज को बताना और ये करना तो फायदा में भी हो। वो आप लोग रिलेटिवली पढ़ देखते नहीं हो, इसीलिए आप लोगों को फायदा तुरंत दिखता नहीं है। आप लोग साथ में नहीं कर रहे हो ना, देखो। बट डिपेंडिंग अपॉन सिलेबस इज वेरी वास्ट। देखो वास्ट अब इन द सेंस, मैंने वही बोला ना, टीचर आएगा मैं पढ़ा दूं, जस्ट नॉर्मल लिखा दूं, तब ठीक है, जल्दी हो जाएगा इफ यू वांट। लेकिन जनरली अगर वैसे नहीं किया जाए, हर कॉन्सेप्ट पर हर टाइप के कॉन्सेप्ट बताए जाएं, उस पर 2-3 प्रॉब्लम कराए जाएं, डिस्कशन कराया जाए, तब तब तो हर चीज वास्ट है ना, हर चीज वास्ट है फिर। कैलोरीज में आंसर बताना है ना? हाँ, बताओ इसका आंसर। अच्छा सोचो इस क्वेश्चन में क्या है। कैलोरी में ही बताना है ना आंसर। बताओ। अच्छा क्वेश्चन। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का -13700 है और ये 14% आयनाइज्ड है। बताओ क्या करेंगे इसमें। सर भेजा। कैलोरीज में बताना आंसर। सर भेजा आपको। नहीं अजितेश, गलत है। युग गलत है। रचित का फिर से सही है, परिल का भी सही है, रचित का सही। चलो करूं इसको। हाँ वेरी गुड 2 मयूरेश, मिनट। वेरी गुड। हाँ तो 2 मिनट तो। हाँ, समझो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है इसका। नहीं, गीत गलत है। ओ अवधूत तुम्हारा नहीं ही, कहाँ से। सिद्धांत गलत है, यस वलडी सही है। नहीं एशएनएल गलत है। देखो इधर। अच्छा इसमें जो मैंने बताया था वैसे काम करो। तुमने सबसे पहले क्या किया, तुमको मालूम है कि तुम माइंड में सोचो 1 मोल H+ और 1 मोल OH- आएगा, पानी बनाएगा, कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये हम लोग के पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब जो मॉडल बोला था, सर्टेन मोनोबेसिक एसिड इज 14% आयनाइज, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि पहले से आउट ऑफ 1 मोल 0.14 मोल्स तो टूटा ही हुआ है। तो आपको वीक एसिड को कितने, आपको जो एनर्जी देना है, जो मैंने बताया था मॉडल, आपको एनर्जी कितने के लिए देना होगा। 86%। 86% के लिए, सिर्फ 86% के लिए। मतलब आपको जो वीक एसिड है इसको H+ और A- में ब्रेक, इसे मैंने बोला बेस्ट मॉडल यही होता है। बेस्ट मॉडल यही होता है कि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन देता है, मॉडल बनाइए। आप सोचिए पहले मुझे पैसा लगाना पड़ा, लेकिन आपको देखा कि आयनाइजेशन वीक एसिड का 366 है पर मोल के लिए, तो एक्चुअली में इसमें कितना पैसा आपको लगा होगा। 366 इंटू कितना, 86%। इंटू 0.86 कैलोरीज। आपको इतना ही पैसा डालना है पहले। आपका जो 1 मोल का काम है उसमें इतना लगता है। अब H+ और OH- मिलकर के पानी बनाएंगे, तो आपको डेल्टा, अब देखो डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा बताओ। क्या आंसर 366 कर दें क्या, नहीं। अब आंसर क्या होगा, 366 इंटू 0.86 माइनस कितना, 1377। सबको समझ में आया लपाट। सर
हाँ बोलो। अगर वो 14% आयोनाइज हो रहा है तो वो 14% एनर्जी यूज करेगा ना 366 का। नहीं 14% आयनाइज का मतलब उतना पार्ट इज बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसमें जीरो लगा। अच्छा ओके सर, समझा। इसका मतलब ये होता है जैसे कि मॉडल वाइज है कि 14% जो है उसको तुम डाले तो 14% पहले से जुटा हुआ है, तो उस पार्ट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मॉडल वाइज व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उसको 1 मोल तो ब्रेक करना है, तो 14% का आपको एनर्जी नहीं देना है, 86% के लिए एनर्जी देना है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है। अब समझा? सर समझ गया। है ना? ठीक। सर हाँ बोलो। सर स्ट्रॉन्ग एसिड का भी 100% नहीं होता ना, मतलब उससे थोड़ा कम होता है। ओ सॉरी म्यूट हो गया था। हाँ बोलो बोलो। सर स्ट्रॉन्ग एसिड का भी 100% नहीं होता है ना। नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड का 100% होता है ना। वो मतलब अगर कुछ ऐसे समझो एकदम कुछ तो कम होगा, बट कुछ नहीं मेंशन किया है स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो क्या मान के चलेंगे? 100% स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन है पूरा, और उसमें कुछ एनर्जी लगा भी नहीं। ठीक है, बेसिकली यू आर बिल्डिंग अप अ पजल, तुमको न्यूट्रलाइज करना है। तो 1 मोल वीक एसिड को पूरा तोड़ो, 1 मोल H+ लाओ, 1 मोल बेस को लाओ, और उसके बाद काम करो। क्लियर है सब लोग? चलिए एक और क्वेश्चन करें। बताओ लास्ट इसका। सर भेजा है। कितना होगा आंसर बताओ? सर 2 मिनट। सर 5। सर आपको भेजा है। भेजा है। हाँ पर सही है। सबका आंसर वेरी गुड, सबका आंसर है वेरी गुड। यस। अच्छा इसमें क्या इसका था 5 ml स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा देखो इधर क्या है, सेम 5 वॉल्यूम ml। हाँ ऐसे समझ लो 5 ml स्ट्रॉन्ग एसिड है मान लो, इसमें कितना मोल H+ मानना चाहते हो? चलो H+ मान लेते हैं X मोल। 5 ml स्ट्रॉन्ग बेस है एक सोल्यूशन, उसमें कितना मोल OH- मान ले? Y मानेंगे तो लिमिटिंग रेजेंट का कॉन्सेप्ट से भी आंसर सेम आएगा। चलो H+ OH- Y मोल ही मान लेते हैं, चलो सॉरी X मोल ही मान लेते हैं। अब ध्यान देना, बेसिकली दोनों को मिला दिया गया तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? दोनों को मिक्स कर दोगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? X इंटू 13.7, ओके 1 मोल होता। और ये एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा? सोल्यूशन। सोल्यूशन का मान लो मास
into specific heat capacity into rise in temperature. मास कैसे लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख लेते हैं. वॉल्यूम कितना? 5 और 5 10. अच्छा, दूसरी बार 10 ml दोनों का लिया गया है. 10 ml में कितना H प्लस रहेगा? 2x, इसका भी 2x. तो अब कितना एनर्जी रिलीज होगा? दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना होगा? क्या डेल्टा T1 डेल्टा T2 के बराबर नहीं आएगा क्या? हाँ सर. तो इसका मतलब आंसर बी नहीं है. डेल्टा T1 किसके बराबर होगा? डेल्टा T2. समझ में आया सबको? एस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लो. उसे क्या मतलब? ये क्लियर है? सर एक्स क्या है? X इज 5 स्टार. लैब में 5 ml स्ट्रॉन्ग एसिड में X मोल H प्लस थे और X मोल OH माइनस था. ठीक है, 5 ml स्ट्रॉन्ग एसिड. सर इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम रहेगा, कांस्टेंट. हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना. तो 1 मोल को वो मिक्स लॉजिक भी करके यूज कर सकता है सर सॉल्व 13 करने. हाँ वो भी कर सकते हो. 13.7 कर रहे हो तो x के लिए x इंटू 13. मैंने तो ms डेल्टा t से समझा दिया. m डेंसिटी तो ऑब्वियस बात है, मिलाने के बाद जो भी डेंसिटी होगा दोनों का सेम होगा. वॉल्यूम भी. होता क्या है, आपने 5 ml मिलाया तो एनर्जी ज्यादा बाहर डेफिनेटली निकलेगा अगर आप 10 ml मिलाओगे. लेकिन वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए मास भी तो ज्यादा हो गया ना. तो राइज इन टेम्परेचर क्या मिलेगा? इट विल रिमेन सेम. गॉट इट? सर हाँ बोलो. सर इसको वॉल्यूम और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व नहीं कर सकते क्या? इजीली हो जाएगा. हाँ मतलब वही कि से तो कर. हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ. मैंने समझाने के लिए लिखता हूँ बस लंबा, ताकि लोग समझ पाए. अदरवाइज तो वही सेम सिंपल है. वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल. वही बात वही है. माइंड में वही आ गया तो सीधा आंसर 5 है. बहुत लोगों को समझ में, अगर समझाने के लिए कि मैं लंबा प्रोसेस दिखाता हूँ. ms डेल्टा टी लिख सकते हो ना. m स्पेसिफिक कैपेसिटी डेल्टा टी चेंज कर दिया समझाने के लिए. इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसलिए सेम ही रहेगा ना. हाँ वो भी ऐसे भी सोच सकते हो. वही बोला. एवरीथिंग यू कैन थिंक इट इन एनी मैनर. ठीक है, चलो इसमें कि आज तक कोई डाउट है तो बोलो. मेरे ख्याल से अब हम लोग को बस मेजरमेंट करना है और अब 2 क्लास में खत्म हो जाएगा. मैक्सिमम 2 क्लास में अब मेरे ख्याल से थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स सब खत्म हो जाने वाला है. इंक्लूडिंग थर्ड लो. यस यस सर. सर कल का क्लास के बाद शायद और 2 क्लास लगे, या हो सकता है उसके बाद वाला क्लास में भी हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा बचा नहीं है. कल क्लास में हम लोग का थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा. हो जाएगा बाद में. हाँ खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब 3 क्लास मैक्सिमम. देखते हैं कितना, बट उससे ज्यादा जाएगा नहीं. और हाँ